हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो स्लीपी क्लासेस की पूरी टीम से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहले क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है ओटीटी के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपका ओटीटी है, ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, ये आपका एक ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है जो कि ऑफर करता है स्ट्रीमिंग मीडिया एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। ठीक है जी। सेकंड में इसकी रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो कोड्स यहाँ मेंशन्ड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स और जो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सरकार ने इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर डाल दिया है। ठीक है जी। तो अभी तक तो जो आपके प्लेटफॉर्म्स थे, सरकार इन पर कोई कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर रही थी और ये टोटली ही अनरेगुलेटेड थे। ना कोई लॉ या गवर्निंग बॉडी गवर्न कर रही थी कि किस तरीके का डिजिटल कंटेंट इन पर पब्लिश किया जाएगा। तो जनवरी 2019 में जो ये कुछ 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज थी, उन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड साइन किया था जिसके तहत उन्होंने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिसाइड कर दिए थे कि इस तरीके का कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे डलेगा या नहीं। ठीक है जी। तो उस कोड के आधार पर उन्होंने 5 तरीके का कंटेंट प्रोहिबिट किया था। इसके अंदर आपका वो कंटेंट भी था जो कि डेलिबरेटली या मेलिशियसली डिसरिस्पेक्ट करता है नेशनल एम्बलम या फिर फ्लैग को, और एनी विजुअल्स और स्टोरी लाइन्स दैट प्रमोट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो इस तरीके का कंटेंट इन्होंने एक सेल्फ रेगुलेटिंग कोड के आधार पर बैन कर दिया था। ठीक है जी। आप समझ तो गए ही होंगे ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज जैसे कि आपका जो नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है जी, अमेजॉन हो गया, वूट, ये सब आपके ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ ही है कि जो आपकी ये टर्म है ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, ये ज्यादातर आपकी जो कॉमनली अप्लाई की जाती है वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई की जाती है, बट इट आल्सो रेफर्स टू जैसे आपकी ऑडियो स्ट्रीमिंग हो गई, जैसे यूट्यूब म्यूजिक है आपका, मैसेजिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है जी, या फिर आपकी इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग सॉल्यूशंस हो गए जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया। तो इन सभी को ही ये ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। का बेसिक सा आइडिया था कि जो सरकार ने चेंजेस लाए हैं और इसको रेगुलेट करने का शुरू कर दिया है प्रोसेस। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है शशि शेखर वेम्पति कमेटी के बारे में, और ये पूछ रहे हैं वो किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ठीक है जी। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपकी कंसल्टेटिव कमेटी है ये पार्लियामेंट की फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकंड में कह रहे हैं आपके एग्जिस्टिंग रेटिंग सिस्टम फॉर टीवी चैनल्स। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी माल प्रैक्टिसेस होती हैं बैंक्स में उसको कम करने के लिए रिकमेंडेशंस देने के लिए कमेटी बिठाई गई है। और फोर्थ में जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है रिकमेंडेशंस रहेंगी। तो रिसेंटली ही हमने प्रीक्योर में भी ये टॉपिक डिस्कस किया है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है बी, एग्जिस्टिंग रेटिंग सिस्टम फॉर टीवी चैनल्स। ठीक है जी। तो जो आपकी केंद्रीय सरकार है वो जो फंक्शनिंग है इंडियन टेलीविजन की जो रेटिंग सिस्टम की, तो उसमें वो एंटर कर चुकी हैं, जो कि अभी तक जो ये पूरा रेटिंग सिस्टम है ये बार्क इंडिया द्वारा संभाला जा रहा था। ठीक है जी। बार्क बेसिकली आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। ठीक है जी। तो इसमें कमेटी बनाई गई जिसके हेड प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति होंगे, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग रेटिंग सिस्टम है टीवी चैनल्स का उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है जी। इसमें आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होंगे कमेटी के अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि एक पहला तो ये जो पुरानी रिकमेंडेशंस है अलग अलग फोरम्स की रिलेटेड टू टीआरपी सिस्टम, तो उसको थोड़ा पढ़ा जाए। ठीक है जी। जो रिसेंट रिकमेंडेशंस है ट्राई की, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उसके बारे में भी उनको देखें। ठीक है जी। साथ के साथ स्टेप्स सजेस्ट किए जाएं जिसके चलते कंपटीशन को थोड़ा और बढ़ावा मिले। ये देखा जाए कि करंटली जो नोटिफाइड गाइडलाइंस हैं वो लागू की जा रही हैं या नहीं, या वहां पर कोई गैप रह रहा है, गाइडलाइंस में कुछ और लिखा गया है बट इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और हो रहा है। अगर इस प्रकार का कोई गैप है तो उसको भी एड्रेस किया जा सके। साथ के साथ रिकमेंडेशंस दे ये कमेटी ताकि पेरेंट और अकाउंटेबल रेटिंग सिस्टम हो सके इंडियन टेलीविजन सेक्टर में। कमेटी किसी भी स्पेशल एक्सपर्ट को भी बुला सकती है एज ए स्पेशल इनवाइटी। ठीक है जी। और इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी। तो अब देखते हैं क्या रिकमेंडेशंस वो देते हैं, वो भी आपके लिए काफी जरूरी होंगी क्योंकि अगर एक कमेटी बैठी है तो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस तो होंगी ही, तो वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में। ठीक है जी। और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी
करेक्ट हैं। तो पहली में बात कर रहा है कि आपका एक सबसे बड़ा क्लस्टर है ऑफ ई-कोर्ट इंडिया सर्विसेज। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो इसे ऑर्गेनाइज करता है। थर्ड में कह रहे हैं जो इस साल की थीम थी 2020 के लिए वो है इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। तो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आता हो। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड है और थर्ड है। तो बेसिकली जो आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस है वो एक सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है एशिया में, जिसके चलते जो आपके टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं, ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, एकेडेमिया, रेगुलेटर्स एंड एनालिस्ट वो एक साथ आते हैं ताकि वो डिस्कस कर सकें इंडस्ट्री के क्रिटिकल इश्यूज से रिलेटेड जिनका पॉलिसी डिसीजंस पे काफी फर्क पड़ता है, जो आपके मार्केट ट्रेंड्स हैं उन पे काफी इफेक्ट होता है। तो इन सब चीजों को वो आके डिस्कस कर सकें। ठीक है जी। जैसे कि हर जो भी समिट इस साल कंडक्ट हो रही है वो वर्चुअली ही हो रही है, तो इस साल ये भी आपकी वर्चुअली ही कंडक्ट हुई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको कोलैबोरेटिव एफर्ट से ऑर्गेनाइज किया गया। थीम बिल्कुल करेक्टली मेंशन थी स्टेटमेंट 3 में। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर सबसे ऊपर रखा जाए और जो आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया है उसको और ज्यादा प्रमोशन मिले। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक डिजिटल इकोसिस्टम है आईएमसी, जहां पर सरकार हो गई, इंडस्ट्री हो गई, जितने भी आपके बाकी प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के या टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो एक साथ आते हैं और इन चीजों को लेके वो डिस्कस करते हैं ताकि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है वहां पर इंडिया को और ज्यादा पुश मिले। तो इस साल की जो प्राइम पार्टनर्स थे उसमें आपके डेल टेक्नोलॉजीज आ गया, रेवन कम्युनिकेशंस आ गया, रेडिट, तो ये आपकी प्राइम पार्टनर्स थे। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। ठीक है जी। तो ये बेसिक्स आइडिया था आपका आईएमसी से रिलेटेड, आप इसको जरूर डिटेल में पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है EOS 01 के बारे में और आपसे पूछ रहे हैं कि वो किस चीज से रिलेटेड है। पहले में कह रहे हैं आपकी फर्मिस चिमनीज है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी रेडियो बबल्स गैलेक्सी में है ये उस चीज से रिलेटेड है। थर्ड में कह रहे हैं जो कोविड-19 को फाइट करने के लिए फाइजर वैक्सीन डेवलप कर रहा है क्या वो इसी का नाम है। या फिर लास्ट में कह रहे हैं आपका एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ वाली। ठीक है जी। आपका बेसिकली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए था। तो बेसिकली आपका कुछ नहीं, एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे हम रिसात के नाम से भी जानते हैं और लास्ट ईयर ही रिसात 2BR1 लॉन्च भी किया गया था। ठीक है जी। तो जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उन्हें EOS सीरीज में ही उनका नॉमेनक्लेचर लाइक करेगा। तो अगर हम बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के यूजेस के बारे में तो काफी सारे यूजेस हैं। जैसे तो पहला आपका हो गया लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग, जिसके चलते हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। ठीक है जी। फिर जो आपके रिसोर्सेज हो गए जैसे कि वाटर और मिनरल और फिशेस, तो ये सब भी इसी के अंडर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेदर एंड क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस की कहाँ कहाँ किस प्रकार की अगर कोई साइक्लोन आना है तो उसके बारे में पहले से ही एक एडवांस्ड वार्निंग मिल जाए ताकि जो डैमेज है उसको कम से कम किया जा सके। सॉइल असेसमेंट हो गया, जियोस्पेशियल कंटूर मैपिंग, ये सब ही आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के द्वारा किए जाते हैं। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने इसको ठीक किया होगा। लास्ट वीक ही इसरो ने ये EOS-1 और 9 अदर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था ऑन PSLV C49। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली आपके जो 9 कस्टमर सैटेलाइट्स थे वो थे लिथुआनिया का एक था, आपका लग्जमबर्ग के 4 थे और USA के 4 थे। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको पता होनी जरूरी है, बाकी यहाँ मेंशन है, आप जरूर इसको डिटेल में पढ़िए। काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरीके के टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं न्यूमोनिया और डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, यहाँ पूछ रहे हैं ये। ठीक है जी। पहले कह रहे हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सेकंड में कह रहे हैं ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, गावी के नाम से जिसे हम जानते हैं। थर्ड में कह रहे हैं इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर। या फोर्थ आपका जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ। ठीक है जी। तो काफी स्टैटिक सा क्वेश्चन है ये, आई होप आपको आता हो। तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर। तो एनुअली ही ये जो रिपोर्ट है रिलीज की जाती है इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर द्वारा, और इंडिया ने काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है उस अपनी वैक्सीनेशन कवरेज में, जिसके चलते वो चाइल्ड न्यूमोनिया और डायरिया डेथ्स को प्रिवेंट करने में काफी सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है जी। तो जो 5 वैक्सीन है उनमें से 3 वैक्सीन के लिए इंडिया ने 90% कवरेज का जो ग्लोबल टारगेट है उसे अचीव किया है और वो इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है। तो जो 5 वैक्सीन है वो है आपकी डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस वैक्सीन। ठीक है जी, जिसे हम DPT वैक्सीन के नाम से जानते हैं। मिसल्स कंटेनिंग वैक्सीन, उसका फर्स्ट डोज। ठीक है जी। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B वैक्सीन। ठीक है जी। फोर्थ है आपकी न्यूमोकॉकल
कॉन्जुगेट वैक्सीन और लास्ट है आपकी रोटा वायरस वैक्सीन। तो रोटा वायरस वैक्सीन के लिए इंडिया ने एक 100 डे एजेंडा भी रखा है जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। अब देखते हैं किस तरीके से इंडिया इस एजेंडा पे परफॉर्म करता है। ठीक है जी। हालांकि इंडिया की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट इंडिया हैज फेल्ड टू रीच ऑल 4 टारगेट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो अभी इंडिया को काफी सारे ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिसके चलते वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा आइडिया था। तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है इंडिया की प्रोग्रेस से रिलेटेड, तो आप जरूर इनको थोड़ा देख लीजिए। जाते जाते एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी भाई बंधुओं के लिए जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच है, बैच 2, वो रिलीज कर दिया जाएगा। वो ऑलरेडी लॉन्च है, बट उसकी जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी जाएंगी आपकी 16 नवंबर से। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें आपका क्या है, डेली का आपको एक आंसर लिखना है और वो डेली आपके नए सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है जी। तो बेसिक सा जो आइडिया है इस बैच के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस बैच का, कि आपको एक शेड्यूल दे दिया जाए और आप उस शेड्यूल पे स्टिक रहें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है जी। तो जो बाकी डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड वो हमारी वेबसाइट पे मेंशन्ड है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। जाते जाते एक और चीज आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो आपका मेंस वाली दिवाली का जो कूपन कोड है वो 15 नवंबर तक ही वैलिड है। इसके चलते आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हमारे सारे मेंस प्रोडक्ट्स पे जिस जो आपके 2020 और 2021 के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है जी। करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस रखिए, प्री बेस्ड क्वेश्चंस पे पूरा अपना हाथ पक्का कर लीजिए, आपको आपकी सफलता का फल जरूर मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।